अपना प्रैक्टिस पेपर है 2025 से 26। अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। प्रीवियसली मैं आपको सेक्शन ए करा चुका हूँ, तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें हमें क्या कह रहा है, कह रहा है भाई रैशनल नंबर बताओ, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में। तो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, इसके बीच में एक रैशनल नंबर और इसके बीच में एक इर्रेशनल नंबर बताना है। तो देखो तरीका क्या है, बड़े ध्यान समझना। अगर आपको रैशनल नंबर बताना है तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे 2 है तो पहले अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन बनाओ, नहीं है तो जैसे 2/1 है 3/1, ये फ्रैक्शन बन गया। अभी एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में है ना, ये भी p/q के फॉर्म में है। और पॉइंट है कि इसके बीच में एक हमें रैशनल नंबर बताना है, तो इसके बीच में कुछ है नहीं। कितने रैशनल नंबर, देखो याद है मैंने कंडीशन क्या सिखाई थी कि नीचे का नंबर सेम होना चाहिए। नीचे का नंबर सेम है, हाँ नीचे का नंबर सेम है, तो नीचे का नंबर सेम है इसका मतलब जितने रैशनल नंबर चाहिए उसका एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो। एक रैशनल नंबर चाहिए तो एक में एक ज्यादा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इधर 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है ना, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, जिससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन में 2। और अब ये जो नंबर था आपका प्रीवियसली पहले 2/1 यानी कि 2, वो अब 4/2 बन चुका है। आप देखो काट के देखो दोनों को 2 आ जाएगा वापस, इसको दोनों को काट के देखो 3 आ जाएगा। और 4/2 है 6/2 है, तो 4 से अगला नंबर क्या होगा, 5/2। बीच में एक रैशनल नंबर निकालना था, निकल गया। किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। मैंने समझा रखा था एनसीईआरटी में, देखो इसी तरीके से करते थे। लेकिन अगर इर्रेशनल नंबर निकालना हो, एक है 2 और एक है 3 इर्रेशनल नंबर, तो देखो थोड़ा सा ना याद करो, थोड़ा सा क्या याद करना है कि √2 के आसपास थोड़ा सा नंबर याद करो। √2 की वैल्यू 1.41 थी, और अगर मैं √3 की बात करूँ थोड़ा सा याद करना 1.73 के आसपास थी। इसी में अपने को 2 और 3 का रैशनल नंबर चाहिए, ये तो 2 और 3 का चाहिए। देखो वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इरेशनल नंबर निकालने के लिए बताया है कि 2 है और मान लो 3 है, ऐसे भी। तो कभी भी इरेशनल नंबर लिखना हो 2 और 3 के बीच में लिखना है ना, यानी कि 2.0 है और ये 3.0 है, तो ऐसे लिख लो 2.15 और अपना मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ पे इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में अपना डाल देना, फिर मम्मी का डाल देना, पापा का डाल देना, सबका डाल के यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे, बस इतना ही तो करना होता है। समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब 2 से 3 के बीच में आना चाहिए। 2 से बड़ा है, 2 के बाद 2.515 है, 2 से बड़ा है 2.50 कर सकते हो, 2.60, इवन 2.99 कर सकते हो। 3 से तो छोटा ही है ना, 2 से बड़ा है, इस तरीके से। लेकिन इसी के और ऑप्शन में था, कह रहा है 0.1 और 0.11 के बीच में 2 रैशनल नंबर बताओ। हमारे पास इस तरफ था 0.1 और इस तरफ था 0.11। बेटा पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर होने चाहिए, यहाँ भी 2 नंबर है, इसीलिए यहाँ 2 नंबर है ना, इसीलिए यहाँ 2 नंबर होने चाहिए। कुछ नहीं, पॉइंट के बाद 0 लगा दो, बात एक ही होती है, यानी कि 0.10 है और ये 0.11 है। ठीक है ना, बस चीजें अब समझनी थोड़ी आसान है, बेहतर है। पॉइंट हटाओ, अब नीचे कितनी जीरो, इधर भी 2 जीरो, इधर पॉइंट हटाओ, इधर भी कितनी जीरो, 2 जीरो। ये हो जाएगा 10/100 और ये हो जाएगा 11/100। और हमें क्या चाहिए इनके बीच में, हमें चाहिए इनके बीच में दो दो इरेशनल नंबर। नीचे का नंबर सेम है, हाँ 2 इरेशनल चाहिए, तो 2 में एक ज्यादा, 2 में एक ज्यादा मतलब 3, 3 से गुणा कर दो, इधर इधर भी 3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 30। ये क्या हो जाएगा 300। ये क्या हो जाएगा 33। ये क्या हो जाएगा 300। 30 से अगला नंबर 31/300, अगला क्या 32/300। एग्जैक्टली 2 नंबर निकाल लिए बेटा। कितना प्यारा तरीका है देखो निकालने का। इसको लिखोगे कैसे ना, इसको मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। पहले तो आप लिखोगे 0.1 एंड 0.11, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि इसको देखो ऐसे लिखना, क्योंकि आपको पता है आप 0.1 को पॉइंट हटाने वाले हो 10 मान के, ऐसा 100 लिखने वाले हो, और फिर जो 0.11 होगा उसको आप पहले 11/100 लिखने वाले हो। फिर आपको पता है आप इसको 2 से तो 3 से गुणा करने वाले हो, तो आप पहले ऐसे लिखना, वी कैन राइट 0.1 एज, डायरेक्ट इनको गुणा करो, क्या लिखा था अपन ने 30 और इधर क्या लिखा था 300। वी कैन राइट 0.1 एज 30/300 एंड 0.11 एज 33/300। ये लिख के दिखा देना, नहीं तो ऐसे भी नहीं करना ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देना यहाँ ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे पूरा। वी कैन राइट 0.1 एज, ये दिखा देना, फिर इसके बाद ये आंसर। वी कैन राइट 0.11 एज, ये दिखाना, फिर इसके बाद ये दिखाना।
समझ रहे, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन होंगे। कितना ही आसान नहीं होगा बताओ, 2 नंबर का अपने को फ्री का नंबर मिलेगा, तो ऐसा कर चुके हम तो, इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कर चुके। आ जाओ, कहता है एंगल ट्राइंगल के 2 और 3 और 4 की रेशो में। बेटा मजेदार क्वेश्चन है, ये अपने एंगल है, एक 2 की रेशो में, एक 3 की रेशो में और एक 4 की रेशो में। मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, जब भी कभी एंगलों को रेशो में देता है उसके साथ एक्स लगा लो, फिर उसको बोलो कि एंगल ये है, मतलब एंगल तो उसने रेशो में दिए 2 रेशो 3 रेशो 4, उसने बोला द रेशो ऑफ एंगल, यही तो लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ एंगल ये लिखा हुआ है इज 2 रेशो 3 रेशो 4। तो आप इसको ये लिखना, लेट द एंगल, हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट द एंगल, एंगल हम अज्यूम कर रहे हैं क्या, 2 वाले को 2x, 3 वाले को 3x, 4 वाले को 4x, ये अपने 3 एंगल है। सही बात है, 3 एंगल है। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती थी एक एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये क्या कहती थी कि भैया एक ट्राइंगल के अगर आप 3 एंगलों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, और पहला एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, तीसरा एंगल ये रहा, तो 2x और उसमें जोड़ोगे 3x और उसमें जोड़ोगे 4x, तो बढ़ जाएगा क्या 180, तीनों को जोड़ के, 4 3 7 2 9x बराबर में 180 है ना, कितनी बार, 4 बार x, 3 बार x, 2 बार 7 बार 9 बार x, x 9 के साथ गुणा हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 9 कटेगा 1 नंबर पे, 18 कटेगा 2 नंबर पे, तो x का वैल्यू बचेगा 2 और 0 यानी कि 20। x की वैल्यू 20 इसमें वापस डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20, 3 इंटू 20, 4 इंटू 20, तो 220 जा 40, 320 जा 60, 420 जा 80, ये अपने 3 एंगल्स। उसने बोला था एंगल्स बताओ क्या क्या, बता दिया एंगल। आगे आ जाओ, ये रहा लल्लू सा क्वेश्चन, देखो अगला क्या है, एक पोलिनोमियल है पी एक्स, क्या दे रखा है वैल्यू, 3x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, और आपको कह रहा है कि x की वैल्यू 3 डालनी है बेटा, x की जगह क्या लिखना है 3, तो पुट कर दो बेटा इन सब में x की जगह। मतलब कितना सिंपल नहीं क्वेश्चन दे रखा 3। अब देखो मैं तो आपको एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये आपके सामने फिर चीजें आसान है, लेकिन बेटा एक प्रैक्टिस पेपर है, जरूर थोड़ा ना एग्जाम ऐसे ही आ रहा है। बाकी 4 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5, बेटा 3 का क्यूब सबको पता है 27 होता है ना, 3 3 बार गुणा होगा, 3 की पावर 3 मतलब 3 3 बार गुणा होगा, यानी कि ये बन जाएगा 27 माइनस 4 है, 3 का स्क्वायर बेटा 9 होगा, प्लस 7 3 जा भाई 21 होगा, माइनस 5, 3 को 27 से 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 इंटू 8 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 21 माइनस 5, बेटा प्लस वाले को प्लस वाले से सॉल्व करो, 81 21 1 और 1 2, 8 और 2 10 और 102 बच गया, और उसके बाद क्या बचा माइनस का 36 माइनस का 5, 102 में से 36 घटा दो, 12 में से 6 गया 6 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा 66, उसमें 5 घटा दो, अपना आंसर आ गया 61। बस बेटा इतना सही करना था, बेसिक वैल्यू डालनी थी, आंसर करना था। अगला मजेदार क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है, रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। जब आपको फर्स्ट चैप्टर आप कर रहे थे मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि रूट के अंदर बड़े नंबर नहीं होने चाहिए, बड़े नंबर हो काट पीट के छोटा करो, फैक्टराइजेशन करो। आओ फैक्टराइजेशन, हाँ जी फैक्टराइजेशन करते हैं। 45 का फैक्टराइजेशन करोगे, 5 के पाड़े में 9 नंबर पे आता है 9, 3 के पाड़े में 3 नंबर पे 3, 3 के पाड़े में 1 नंबर पे, यानी कि 45 को आप कैसे लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 5, और इधर क्या है माइनस में 20, 20 को भी कुछ कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, करके देख लेते हैं एक बार क्या हो जाएगा, क्या कुछ 2 के पाड़े में 10 नंबर पे, 2 के पाड़े में 5 नंबर पे, 5 के पाड़े में 1 नंबर पे। और एक बात आपको याद होगी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप रूट के अंदर इसे लिखोगे तो जैसे हमने इसको लिखा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जो 2 नंबर एक साथ आ जाते हैं ऐसे, जो भी हमारे 2 नंबर होते हैं वो एक साथ ऐसे आ जाते हैं, उनको हम एक कॉमन ले लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, और जो 2 बार नहीं आते उसे अंदर ही रहने देते हैं। यानी कि बेटा यहाँ पे 3 2 बार है ना, तो 3 को बाहर लिख लो, 3 2 बार है तो 3 को बाहर लिख लो, अंदर क्या बचा रूट के अंदर बच गया रूट में 5। अब इसकी बारी आई है, इसकी बारी, ये क्या है अपना 3 रूट 20 है, रूट 20 को आपने सॉल्व करा है, बस रूट 20 पे फोकस करो। रूट के अंदर क्या बना होगा नंबर में 2 गुना 2 गुना 5, यही तो बना, देखो ये 3 नंबर आएंगे, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा 5 अंदर रह जाएगा। तो भैया ध्यान सुनो, ऑलरेडी 3 बाहर था, अब उसके बाहर 2 आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 5, और प्लस में 4 रूट 5 तो है ही अपना, कोई दिक्कत नहीं, 3 2 एक साथ गुणा हो जाएंगे साथ में, तो इधर 3 रूट 5 तो है ही, और 3 दूनी ये उतना हो जाएगा 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये प्लस हो रहा है, देखो तीनों रूट के सेम नंबर है तो जुड़ जाएंगे, ये वाले को पहले इससे सॉल्व कर लो, 3 बार रूट 5 4 बार रूट 5 7 बार रूट 5, और यहाँ क्या बचा माइनस का 6 बार रूट 5, 7 बार रूट 5 में से 6 बार रूट 5 घटाओ
तो एक बार √5 यानी कि सिर्फ √5 हमारा आंसर बचेगा। प्यारा सा क्वेश्चन, देखो कुछ भी नहीं था, बेसिक सी बातें, ऐसी कोई बातें नहीं है जो मैंने आपको एनसीईआरटी करते टाइम बताई नहीं। जितनी बातें मैं आपको बोलता हूँ लगभग उसी टाइप का पेपर आ रहा है और उसी टाइप की चीजों को, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी मैं क्लास बताता हूँ ना भाई, सुनते हुए चले करो क्या क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज वो चीजें इंपॉर्टेंट पड़ रही हैं। देखो ऐसी कोई चीज है जो मैंने आपको नहीं कराई हो अभी तक, एक्स्ट्रा आ गई होगी तो करा दी होगी अब इसमें, है ना, पर ऐसी आई नहीं होंगी। मतलब 95 या 90% चीजें वही हैं जो मैं आपको एनसीईआरटी कराते टाइम बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, उस टाइप का। ये देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एम की ऐसी क्या वैल्यू होगी। अब इस टाइप का देखो, मैं क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जब मैं सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल करा था, मैंने कहा बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और देखो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। बहुत से लोग हो रहे हैं पता नहीं क्या दे रखा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है भाई, क्या है, कह रहा है एम की वैल्यू क्या होगी, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या दे रखा है, x³ माइनस 2m x² प्लस 16 डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड किससे हो रहा है, x+2 से, मतलब ये जो है ना ये इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। और जब भी फैक्टर होता है तो हम इसकी x की वैल्यू निकालते हैं, और वो जब उसमें डालेंगे तो पूरा आंसर चमचमाता हुआ 0 हो जाएगा। यही तो चीज सिखाई थी, याद है ना। मतलब यहाँ पे x+2 = 0 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, क्यों, क्योंकि वो उससे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड होके 0, रिमाइंडर क्या होगा 0, रिमाइंडर 0 मतलब वो उसका फैक्टर है। जैसे 16 4 का फैक्टर है, मतलब 16 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, वही। तो यहाँ पर x+2 फैक्टर है, इज इक्वल 0 रख के x के लिए -2, x के लिए -2 जब मैं इसमें डालूंगा तो पूरा आंसर क्या है, 0 के बराबर रखूंगा तो मेरा पोलिनोमियल। तो मैं इसको देखो लिखना कैसे है, इसको लिख कैसे सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिखना है, आप इसको बोलना सो x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर लिख दो, क्या है, x³ माइनस 2m x² प्लस 16। सो x+2 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। बस इसके बाद लिखना पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 2m x² प्लस में 16, और यहाँ x की जगह क्या लिखना, -2 वैल्यू डालेंगे। आ जाओ सॉल्व करते, ठीक है। क्या होगा भाई, -2 की पावर माइनस मतलब 3, -2 इंटू m, x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस में 16, 2 की पावर -3 मतलब -2 गुना -2 गुना -2, ऐसे समझ रहे हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस और माइनस प्लस, और फिर प्लस और माइनस माइनस, यानी कि अपना -8। अब देखो माइनस है, 2 और m है, और बेटा माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब -2 गुना -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो अपना ये 4 हो गया, और प्लस में क्या है 16, और ये सब किसके बराबर होगा, 0 के। ये सब किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, जो भी हम x के लिए डालेंगे उससे रिमाइंडर 0 आएगा। तो -8, 2 चौक -8m प्लस 16 बराबर में 0। तो वो दोनों सॉल्व हो रहे हैं, 16 प्लस का माइनस का 8, तो -8m तो है ही, और 16 में से 8 जाएंगे, प्लस का 8 बचेगा 0, 8 को उधर भगा दो, इस वाले 8 को उधर भगा दो, तो -8m बराबर में -8, माइनस से माइनस कटा, m इज इक्वल टू 8/8, आंसर इज 1, m की वैल्यू बना गई, खत्म बेटा, कुछ भी नहीं था। सेक्शन बी में बेटा इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी है हमारा, सेक्शन सी प्रीवियसली हम सेक्शन बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, मतलब 18 मार्क्स का आपको सेक्शन दे रहा है, पिछला वाला 10 मार्क्स का था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है 26 है, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है x² प्लस 9x प्लस 18, इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि वही मिडिल टर्म स्प्लिट वाला गेम है। मिडिल टर्म स्प्लिट वाला गेम है तो समझते हैं बहुत ध्यान से, x² प्लस 9x प्लस 18 है। यहाँ पर आप जो भी आपका x² वैल्यू होता है उसके आगे आप 1 रखते हो, और दूसरी तरफ जहाँ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होता, यानी कि दूसरा बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स, उसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 1 और 18 को आप मल्टीप्लाई करते हो, आपका आंसर फिर 18 आता है। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए रहते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके 9 आए। तो आप कहोगे भैया 6 और 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 आएगा। ध्यान ध्यान से समझना, यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस 6 और 3 को आप प्लस कर रहे हो,
तो 6 और 3 को दो तरीके से प्लस कर सकते हैं, या तो प्लस प्लस करके या माइनस माइनस करके, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। बेटा यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब दोनों जगह हम ये वाला साइन यूज करेंगे, इस तरफ भी प्लस और इस तरफ भी प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस 6x रहा होगा या 3x रहा होगा। यानी कि पहले वाला हमारा एक्स स्क्वायर है, मिडिल टर्म स्प्लिट करी, इस 9x को हम दो तरीके से लिखेंगे, एक हम लिखेंगे 6x और एक हम लिखेंगे 3x, और तीसरा हमारा टर्म यहाँ पे 18 था। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, x और x। दूसरी तरफ 6 है, 6 को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, अगर बांटना हो तो 2 और 3 बांट सकते हैं, और उसके साथ साथ एक x बांट सकते हैं। ये हमारा नंबर बन गया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें इस 3x को, तो इस 3x को हम 3 मल्टीप्लाई x बांट सकते हैं, और इस 18 को इसके साथ कंपेयर करें तो अगर 3 मल्टीप्लाई 6 बांट सकते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन लेने की बारी आ रही है इन दोनों में, पहले दोनों में, तो दोनों में सिर्फ x के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये रह जाएगा, तो इसकी जगह आप x लिखोगे, बीच में साइन प्लस लगाओगे और 2 3 जा 6 लिख दोगे। फिर सेम यही चीज़ यहाँ भी कॉमन आनी चाहिए, क्या है वहाँ पर, हाँ x है 6 है, और दिख भी रहा है कि दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का साइन लेके 3 कॉमन ले लेंगे, तो एक बचेगा x, बीच में साइन प्लस लगाएंगे और दूसरा बचेगा 6। तो एक हमारा बन जाएगा x प्लस 3 और एक बन जाएगा x प्लस 6, और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बस बेटा इतना ही करना था, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी थी, आंसर हो जाता। चलें आगे, इसी का और वाला भी करेंगे। कहता है 101 मल्टीप्लाई 102 करो, तो याद है हम सीख रखे हैं इसको, 101 को हम लिख देंगे 100 जमा 1 इस तरीके से, और 102 को लिख देंगे 100 जमा 2, और एक आइडेंटिटी लग जाएगी जो होती थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, जिसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और उस हिसाब से आप बताओ यहाँ पर x आप क्या मान रहे हो, आप कहोगे 100, a आप क्या मान रहे हो, आप कहोगे 1, और b आप क्या मान रहे हो, आप कहोगे 2। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3, और x की जगह आप 100 लिखने वाले हो, और ए बी मतलब 1 मल्टीप्लाई 2। 100 का स्क्वायर बेटा कुछ नहीं, 100 दो जीरो दो बार, 2 जीरो 2 बार, ठीक है ना, प्लस में इस तरफ बना 300 और प्लस में 2, ठीक है ना। लास्ट की डिजिट पहले तीनों की जोड़ो, 2 0 0 2 होगा, फिर उसके बाद सेकंड यहाँ कुछ है नहीं, इसका मतलब 0 और 0 0, फिर उसके बाद थर्ड डिजिट यहाँ है 3, फिर उसके बाद फोर्थ डिजिट कहीं है ही नहीं, तो 0 1 0 3 0 2 इज आवर आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, तो फिर ध्यान से देखना, कह रहा है कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट बताने हैं, एक्स और वाई, ऐसे कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये अपना 27 है, और कोऑर्डिनेट्स बताने अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले भैया कह रहा है अपने को, एक तो देखो एनसीईआरटी का दे दिया क्वेश्चन, तो कोऑर्डिनेट अपना क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अपने को, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कोऑर्डिनेट बताओ जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे लाई करता हो। भाई ऐसा पॉइंट तो एक ही होता है, सिर्फ जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दोनों आए वो हमारा ओरिजिन होता है, यानी कि इसका पहला पार्ट हमारा हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है ना, जहां पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होगी, जो एक्स और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे लाई करे। सेकंड आपको कह रहा है कि ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू -4 है, ठीक है ना, और y एक्सिस पे है, तो बेटा y एक्सिस पे होता था तो याद है x का वैल्यू 0 होता था, तो x और y दोनों पॉइंट मिल गए, आपको एक पहले लिखना होता है x का पॉइंट, x पॉइंट मतलब 0, y तो आपको -4 दे रखा है, खत्म क्वेश्चन। अगला आपको कहता है एब्सिसा मतलब x का वैल्यू 5 है, और x एक्सिस पे है मतलब y का वैल्यू 0 है, तो पहला पॉइंट x लिखते हैं 5 और y का वैल्यू 0, बटा, खत्म, कोई दिक्कत हो गया, ठीक है ना। देखो 3 नंबर फ्री के मिल रहे हैं भाई, ले लेना, ठीक है अच्छे से। आगे देखते हैं बेटा, ये अपना x है, ठीक है ना, और ये y है, ठीक है अपने को, और ये अपना z दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। कहता है ए बी पैरेलल है सी डी के, और फिर कहता है सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो आपको कहता है y और z का रेशो हम 3 और 7 दे रखे हैं, अभी मैंने ऊपर ही आपको समझाया था कि रेशो वही एंगल मान लेना। कहता है x का वैल्यू निकालो, आपको बेटा ये वाला वैल्यू चाहिए। पहले आप ये कहो, इसको करोगे ना जब आप, तो पहले आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान समझना, जब आप इसको करोगे ना तो आप ये कहोगे कि ए बी दिखा रखा है आप लोगों ने कि ए बी पैरेलल है अपना सी डी के, और फिर आप अलग से कह रहे हो कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, इसका मतलब ऑल थ्री, ये जितने भी हैं ए बी और सी डी और ई एफ, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइन, ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके, तो इसका मतलब भाई तीनों ही पैरेलल है ना एक दूसरे के, है कि नहीं। अब तीनों ही पैरेलल है भाई एक दूसरे के, अब जब तीनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ध्यान समझना मेरी बात,
जो तीनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो आप समझो, मेरी बात समझो, कह रहा तीनों ही पैरेलल हैं, तो ये वाला अपन समझते हैं ना। अब ये जो z है, समझना, ये जो z है इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, है ना, और ये आपका y तो है ही, तो उस हिसाब से आप ये जो आपका x है, अब देखो समझो, x और z तो आपके बराबर हो जाएंगे, एक तरीके से अल्टरनेट लग जाएगा, है कि नहीं। आपको चाहिए क्या, आपको वैसे चाहिए क्या, आपको चाहिए y और z, y, अच्छा y और z का रेशियो दे रखा है। अब देखो यहाँ से आपको लग भी रहा है कि y और z को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, और y आपको क्या दे रखा है, 3 और 7, तो y को आप 3a मान लो और z को 7a मान लो, x नहीं मान सकते है ना, क्योंकि x ऑलरेडी निकालना है, तो 3 और 7a 10a हो जाएगा 180 के बराबर, और a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10, a का वैल्यू 18 आ जाएगा। और अपने को सिर्फ y चाहिए, क्योंकि x के लिए y आना बहुत जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट x z के बराबर है ना, तो z निकाल लो, यानी कि 7 इंटू 18, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 एंड 5 12, 126 बेटा z आ गया 126। कितना आसान है, मैंने आपको प्रेजेंटेशन नहीं बताई, मैंने डायरेक्ट तरीके से आंसर बताया। समझो y, आप बोलना कि इफ, ऐसे लिखना, इफ सी डी पैरेलल टू ई एफ, इफ सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो वी कैन से दैट, यहाँ जो एंगल है इसको नाम दे देना, इसको अज्यूम कर लेना, इसको अज्यूम कर लेना, इसको एक्स वाई जेड है ना, तो पी अज्यूम कर लेना। तो ये कह देना कि डायग्राम में लेकिन लिख के दिखाना, बोलना पी इज इक्वल टू एंगल जेड कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से पी बराबर है, और पी मतलब पी जेड के बराबर है, और हम ये कहेंगे कि y और z फिर 180 है, क्यों, लीनियर पेयर। और फिर यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया y और z को, यहाँ से a की वैल्यू डाली और वापस उसमें डाली, तो हम ये भी कह सकते हैं कि p और x बराबर थे, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर था, तो इसलिए p को तो हम ऑलरेडी z मान रहे हैं ना यहाँ पे, तो z और x बराबर है, और z का वैल्यू जब 100 कितना आया था अपना भाई, जब 126 निकाला था, तो x पे 126 लगे, खत्म, बस इतना ही तो करना था बेटा, मेन है, समझ में आना चाहिए। आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या है, तो बेटा ऐसे ही कर लेना, इसको देख देख के पढ़ गया ना, इसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई। यहाँ से 40 बच्चे हैं क्लास 9th में, और उनसे पूछा कि कब कब आप कौन से महीने पैदा होते हो, मतलब कौन से महीने पैदा हुए थे, बताओ जरा, हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग अगस्त में पैदा हो रहे थे, ओहो, अगस्त में लोग पैदा जा रहे थे, ठीक है ना, जोड़ घटा नहीं लगाएं बेटा, इधर ध्यान दें। आओ, हाउ मैनी स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में कितने लोग पैदा हुए, तो रिलेट कर लो भाई, 4 नजर आ रहा है आंसर, बस इतना ही तो करना है भाई, इतना ही बताना है। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस महीने पैदा हुए, अगस्त में। इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, सबसे कम पैदा कब हुए, जून में, सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ है। बताओ भाई, 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ले लेना अच्छे से है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताओ, बी का कोऑर्डिनेट बताओ, बी मतलब यहाँ, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ से ये अपना एक्स की वैल्यू बताएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से -5 जा रही है, और वाई की वैल्यू यहाँ से अपनी 2 जा रही है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या मांग रहा है। कह रहा है सी का बताओ, सी कहाँ है भाई, सी ये रहा, सी से एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 5, और वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी -5, क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, खत्म। अगला बोलो, कह रहा है -3, एक्स की वैल्यू, ये पहला एक्स होता है ना, एक्स की वैल्यू -3 कहाँ है, एक्स की वैल्यू -3 यहाँ है, और वाई की वैल्यू -5 यहाँ है, इन दोनों से मिलता हुआ ये पॉइंट आ रहा भाई यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट ए है, बस इतना लिखना है अपने को। सोचो, मैं तो आपको कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करा रखा हूँ। अब आगे चलते हैं बेटा सेक्शन सी के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं भैया 30 बच्चे हैं, ये 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप है, इससे डाटा बनाओ, ठीक है, टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो टेबल बनानी है, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनानी है, आ जाओ। वैसे तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट टेबल बना के भी खत्म कर सकते हो, टेलीमार्क्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, पर फिर भी आप चाहो तो बना सकते हो। अब यहाँ क्या करना ना, जब इसको बनाओगे भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अपना लिख देना ब्लड ग्रुप, ठीक है, जब इसको शुरू करोगे यहाँ लिखना ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन कौन से है, एक तो ए है, बी है, ओ है, और ए भी है, इसके अलावा तो है नहीं। और यहाँ चाहो तो इसके टेलीमार्क्स लिख देना, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों में ऐसा सिखाया जाता है। और फिर आप यहाँ लिखना अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो ए कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12, 12 है। 12 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रीक्वेंसी में 12। बी पे आओ, 1 2 3 4
5 6 7 8, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस 6 है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 12 6 18, 18 26 हो गए, ये भी 4 ही होगा। गिनते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस 1 2 3 4, और यहाँ लिख देना ऐसे अपना टोटल 30। बस मेरे भाई इतना ही करना था, समझ रहे हो।